नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता आप सुन रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मैं हूं मेघनाद और मैं इस हफ्ते चर्चा का संचालन करूंगा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो गेस्ट जुड़ रहे हैं आज। अब अतुल चौरसिया नहीं है तो थोड़ा ओवर कंपेंसेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टूटी फूटी हिंदी आपको कम ही सुननी पड़ेगी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमाकांत लखेरा जी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है और ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी है अभी फिलहाल। और हमारे साथ जुड़ रही है दूसरी खास मेहमान साक्षी जोशी। हाय साक्षी। हाय मेघनाद। साक्षी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, ये काफी टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी है, पर अभी फिलहाल अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाती है जिसमें साक्षी कितने 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए अब आपके? जी 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे और 7 लाख से ऊपर फॉलोअर्स फेसबुक पे। अरे तो आपको फिर पता होगा कि कितनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट बन गई है साक्षी। बहुत बड़ाई। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शार्दुल, और मैं आपको इंट्रोड्यूस ही करना भूल गया, शार्दुल हमारे साथ, शार्दुल भी है जो हमारे साथ आज को होस्ट करेंगे, मेरे कॉलीग है। तो शार्दुल, हेडलाइंस जी। हाय शार्दुल। हेलो सर। इस हफ्ते काफी राजनीतिक सरगर्मी रही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका कहना है कि वे भाजपा के सदस्य नहीं बनेंगे। उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात जरूर की। पंजाब में हाल ही में नियुक्त किए गए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मन की आवाज का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की सार्वजनिक पेशकश की, लेकिन फिर पार्टी ने कहा कि वे भावनाओं में बह जाते हैं, अध्यक्ष बने रहेंगे। बात का लब्बो-लुबाब यह है कि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति एक हैरान आदमी जैसी है, जिसे लगा था ट्रेन 2 मिनट बाद 1 घंटे बाद जाएगी, लेकिन 2 ही मिनट पहले निकल गई। तो वहां क्या हो रहा है वो खुद उन्हें भी नहीं पता। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और सीपीआई के पूर्व सदस्य कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए और गुजरात के युवा दलित लीडर जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस का समर्थन किया, हालांकि वह अभी आधिकारिक रूप से सदस्य नहीं बने हैं। वो टेक्निकल रीजंस की वजह से ना, मतलब अगर वो अपना पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो उनकी सीट चली जाएगी, इसीलिए उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ऑफिशियली। अभी नहीं किया है, लेकिन कर भी लिया तो चल रहा है काम। कांग्रेस की तो बात हम करेंगे ही। क्लियर है कि वो अगली बार कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे। जी, हम इस सब में बात करेंगे ही। एक और कांग्रेस से जुड़ी हेडलाइन, कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि पार्टी में निर्णय कौन और किस बिना पर ले रहा है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता और गांधी परिवार के कायम प्रभुत्व और नदारद जवाबदेही की तरफ इशारा किया था। एक और बड़ी हेडलाइन, बड़े सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक विदेश यात्रा पर गए, क्वाड के सम्मेलन में, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में नए सामंजस्य बिठाने की पहल है, अभी ये शेप ले रही है। एक बात खास है, मैं पहले ही बता दूं, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये जनतांत्रिक देशों का एक नया उभरता हुआ समीकरण है और ये देखना पड़ेगा क्या स्वरूप लेता है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी बाहर गए तो इंटरनेट पर बैठे कुछ लोगों ने फेक न्यूज भी चलाई, जिसमें से एक में प्रधानमंत्री मोदी को धरती की आखिरी और सबसे बेहतरीन उम्मीद न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया गया। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने ऐसी कोई खबर नहीं छापी है और इसके बारे में विशेष टिप्पणी मेघनाद करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, वह बेशर्मी की हद है यार। मतलब मेरे दिमाग में एक ही बात आई ये देख के कि हमारे व्हाट्सएप अंकल सब बोल रहे होंगे कि हाँ तो फेक है तो क्या हुआ, इंडिया को तो प्राउड बना ही दिया ना इन लोगों ने। तो मैंने सोचा कि फेक है तो क्या हुआ, अभी शान तो बढ़ रही है ना देश की। मेरा बस चलता तो इनके माथे पर टैटू कर देता, फेक एंड प्राउड। पर चलिए कोई बात नहीं। पिछले हफ्ते टिप्पणी नहीं आ पाई थी, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मीडिया रंबल चल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते भी एक हृदय विदारक घटना हुई थी और वो जरूरी भी है जाननी। असम में लोगों से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पुलिस की फायरिंग में 2 लोग मारे गए और उसमें से एक वीडियो बाहर आया
जिसमें पुलिस के साथ जो अटैच फोटोग्राफर था वो पुलिस की गोली से मरे मोइनुल पर कूद रहा था और उसे मार रहा था। एक और पुलिस से जुड़ी दो आखिरी खबरें भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में एक होटल में उनके भाजपा के कोट अनकोट फैन मनोज गुप्ता की जान पुलिस की चेकिंग के दौरान चली गई। हत्या हम इसे नहीं कह रहे क्योंकि अभी आरोप है हत्या का, और लेकिन ये इल्जाम 6 पुलिस कर्मियों पर ही लगा है। उसमें एक वीडियो भी बाहर आया जिसमें गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मनोज की पत्नी और परिवार को रिपोर्ट लिखाने से होने वाली परेशानियां और दिक्कतों का हवाला देकर सुलह करने के लिए कह रहे हैं। और हम बात करेंगे, पर कुछ पुलिस वाले जो इसमें नामजद हैं वो पहले से काफी मशहूर हैं और वो भाग गए ना, 6 लोग सभी नहीं भागे, वो आएंगे। एक आखिरी 2 हेडलाइन। वायुसेना की एक अधिकारी ने एक दूसरे वायुसेना अफसर पर बलात्कार का आरोप लगाया और यह बात बाहर आई कि उन्होंने अपने सीनियर्स को इस बात का रिपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने महिला मतलब पीड़िता के ऊपर मामले को दबाने के लिए जोर डाला और उसके बाद पीड़िता पुलिस के पास गई। इतना ही नहीं, पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट हुआ जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक और दकियानुसी सोच से आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सालों पहले बंद भी करवा दिया था। एक आखिरी हेडलाइन उत्तर प्रदेश की एक दूसरी खबर में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा एक मूर्ति के उद्घाटन में उनके नाम पर कालिख पोतने का आरोप है। अब पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है इन 2 से आपको पता चल गया होगा, बाकी हम बात करेंगे। थैंक यू शार्दुल। चर्चा शुरू करने से पहले 2 छोटी छोटी अनाउंसमेंट है, एक न्यूज लॉन्ड्री को लेकर और एक जनरल अनाउंसमेंट है। न्यूज लॉन्ड्री के फेस मास्क सब हमारे स्टोर पर अवेलेबल है। ये एंटी वायरल व्हाइट है, यूवी स्टरलाइज्ड है और रियूजेबल है और वॉशेबल भी है। तो अगर आपको मास्क खरीदने होंगे तो हमारे स्टोर पर जाइए, जो कि www.newslaundry.com/store पे आपको मिलेगा और वहां पे आप खरीद सकते हैं। हमारे पास नए टी शर्ट्स भी आ गए हैं, वो भी नहीं, आप कोई नहीं, उनको खरीद आप सकते हैं कॉल कर लो, लेट हिम रिज्यूम इससे फ्रॉम देयर। आप हमारा बहुत सपोर्ट होगा। और दूसरी जनरल अनाउंसमेंट ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल अभी शुरू हो चुकी है। आज सिलेक्ट एसबीआई आउटलेट्स में आपके पास आप एक जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो और अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को भी खरीद सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा। मेघनाथ, आपने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय एक अभी तक मैं बता दूं कि 7,380 करोड़ रुपए के किसको पैसा आ रहा है उसे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक हो पार्टी चुकी को है। सब पता चलेगा और शार्दुल, क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी खरीदना चाहेंगे? नहीं नहीं भाई, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। पत्रकारिता में, ईमानदार पत्रकारिता में पैसा कहाँ। पर श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हमने इस पर काफी रिपोर्टिंग की है, एक 2 एक्सप्लेनर भी किए हैं, तो वो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है और वो कैसे एक मैकेनिज्म है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को खरीदने का, तो इसके बारे में हमने काफी रिपोर्टिंग की है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की पंजाब से। पंजाब में काफी अफरा तफरी मची हुई है, काफी कंफ्यूजिंग सिनेरियो भी हो गया है। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ थोड़े से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, फिर हम हमारे गेस्ट के पास जाएंगे। पहली चीज तो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो पीपीसीसी जिसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों किया? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि एक नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स किए मिनिस्टर्स के और पोस्टिंग्स के जो उनको अच्छे नहीं लगे और उसकी वजह से उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। और साइड में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोला कि आप रिजाइन कर लीजिए, तो उन्होंने जल्दी से रेजिग्नेशन दे दिया और फिर वो दिल्ली आए और उन्होंने अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की और बाद में एनडीटीवी में इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में से रिजाइन करेंगे, पर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक कैरेक्टर इसमें साइड में है, जो है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल ने ये सब अफरा तफरी में एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने 5 हेल्थ गारंटीज अनाउंस कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया कि अब आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, जबकि बाकी के पार्टीज यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ऑब्वियसली सबसे ऊपर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो
सस्पिशियसली कुछ नहीं बोल रहे इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उनको पता नहीं कि कौन डिसीजंस ले रहा है अभी कांग्रेस में, और उसकी वजह से उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी हुए। तो ये सब एक भूमिका है जनरल की पंजाब में क्या चल रहा है। तो मैं पहले उमाकांत जी के पास जाना चाहूंगा। उमाकांत जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे क्राइसिस को? और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि इसमें एक बीच में एक कैरेक्टर है जो अभी नए चीफ मिनिस्टर है, उनका आगे जाके इलेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस रहेगा? देखिए, पंजाब का जो कांग्रेस क्राइसिस है, वो जो संकट खड़ा हुआ है, उसके लिए मैं तो पूरी तरह जो कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है उसको जिम्मेदार मानता हूं। इससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस आला कमान का राज्यों में, पंजाब जैसे जो राज्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर भारत का, और जहां कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल से बहुत मजबूती से वहां सरकार चला रही थी, और 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां सरकार चलाई। हालांकि पार्टी के भीतर बहुत विद्रोह था उनके खिलाफ, और पार्टी उनको लेकर के ये मान रही थी, पार्टी का एक बड़ा तबका ये मान रहा था कि उन्होंने जो वादे, कांग्रेस उनकी लीडरशिप में जब पावर में आई कांग्रेस पार्टी पंजाब में 2017 में, तो बहुत सारे वादे किए गए हैं, जिसमें ये भी था कि जो पूर्ववर्ती अकाली दल सरकार थी उसके खिलाफ भी कई मुकदमे थे, जिसे ड्रग्स कंट्रोल करना, कई तरह के घोटाले घपले थे, रेत बजरी माफिया जो पंजाब में बहुत एक्टिव था, शराब कारोबार, ड्रग कारोबार, इससे जुड़े हुए तमाम तरह के जो विवाद थे, उन विवादों पर जो है हमेशा ये लगता रहा कि कहीं ना कहीं बहुत बवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पनप रहा है, और ये बीच में ऐसा लगा कि ये सर सुलझ जाएगा और पूरे कार्यकाल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये एक कहा गया कि भाई हमें नई लीडरशिप कैप्टन अमरिंदर सिंह का विकल्प पंजाब में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता विरोधी जो रुझान है, मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों से कांग्रेस ने सीखा है कि अगर सत्ता विरोधी रुझान किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ है तो उसको फौरन चलता कर दो और उसके लिए कोई और लीडर बना दो, ताकि उसके चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए। क्योंकि पंजाब में आम धारणा थी कि देखिए 5 साल बाद भी नई सरकार जो बनेगी उसका चेहरा भी आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाएंगे तो बहुत सारे लोग पार्टी का साथ छोड़ देंगे, वोटर भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो काम करने की जो स्टाइल है, विधायक नाराज है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह का जो संकट पैदा हुआ, और उसकी वजह से इन्होंने एक झगड़ा तब शुरू हुआ जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान कहते हैं पंजाब में प्रधान बना दिया गया। और उसके बाद जबकि एक दूसरे के एकदम धुर विरोधी, जिसको हिंदी में बोलते हैं धुर विरोधी, दोनों एक दूसरे के थे। और पंजाब में जब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू, तो कभी भी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगता था कि ये मेरा कंपटीटर है, मेरी पूरी राजनीति को ये खत्म कर देगा बुढ़ापे में। तो अब हालत ये है कि एक घालमेल हुआ, किसको बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो निश्चित रूप से जो नवजोत सिंह सिद्धू थे उनकी पसंद का भी ध्यान रखना था। वो तो खुद ही बनना चाहते थे कि भैया अगर उनको बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान को पता है कि भाई अगर एकदम नवजोत सिद्धू को एकदम डायरेक्टली कमान सौंप दी जाएगी, रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इसका बड़ा बवाल हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको सहन नहीं करेंगे और वो बगावत पहले ही कर देंगे। तो उनकी बगावत को रोकने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, और ना तो नवजोत सिद्धू की मर्जी का कोई मुख्यमंत्री बनाया गया, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि तो दलित चेहरा थे। दूसरे ये है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद थे। तीसरा ये है कि अगर उनको पसंद नहीं करते तो बाकी दो जो जट सिख 2 नेता थे, 3 नेता जो उभर रहे थे, उनको नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू शुरू में ये उनको लगा कि अच्छा हो गया कि भाई एक अपना शिष्य, अपना जो अपने साथ रहेगा, वो उसको मुख्यमंत्री बनाने में कोई परहेज नहीं है, और ठीक है चलता रहेगा काम। और उसमें बचकानी बात ये होगी कि वो जिसको कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, और एकदम उनको जब मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी गई चरणजीत सिंह चन्नी को, तो उन्होंने वो दिल्ली शुरू में तो एक बार वो दिल्ली आए तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में थे, और उनकी कांग्रेस आला कमान से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से कड़सी मुलाकात हुई। उसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन जब मंत्रियों के चयन की बारी है, जो कि मंत्रियों का चयन का जो ऐसा सिलसिला होता है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का चयन, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं नई सरकार के, उनको लेकर के खींचतान शुरू हुई। कोल्ड वार
3-4 दिन तक चला पंजाब की राजनीति में, और वो कोल्ड वार इतना खतरनाक और इतना घातक कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू को ही इस्तीफा देना पड़ गया। अब इस्तीफा उमाकांत जी, सॉरी, एक छोटा सा इंटरप्शन करूंगा मैं श्रोताओं के लिए। थोड़े से इसमें डिटेल्स भी जोड़ना चाहूंगा। जी जी, जो रेजिग्नेशंस जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी रेजिग्नेशंस नहीं, मतलब वो जो लोग थे जिनका प्रॉब्लम था, तो नवजोत सिंह सिद्धू को 3 लोगों से मेनली प्रॉब्लम था। एक तो राणा गुरजीत सिंह, जिनके अगेंस्ट सैंड माइनिंग के एलिगेशंस लगे हुए थे पहले। जी। फिर डॉक्टर राजकुमार वर्का, जो कि एक सिद्धू के क्रिटिक ही बोल सकते हैं उनको, वो काफी बात करते थे उनके अगेंस्ट। और सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि अभी उनको होम पोर्टफोलियो मिल गया है, तो वो उनका आई थिंक नाम भी सर्कुलेट हो रहा था ना चीफ मिनिस्टर के लिए। जी, रंधावा जी का नाम सर्कुलेट हो रहा था, और वो जो पावरफुल सिख लीडर है पंजाब के जेट पॉलिटिक्स के, और उनके रिलेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी हटाने में वो भी शामिल थे। ऐसा नहीं था कि वो शामिल नहीं थे, लेकिन एक कंप्रोमाइजिंग ये कहा गया है कि भाई अगर मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी। हुआ क्या कि चरणजीत सिंह चन्नी जब दिल्ली आए और कांग्रेस पंजाब में 4-5-6 दिन से ये चर्चा चल रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बड़ा नवजोत सिद्धू का बड़ा खास आदमी है, और जैसे ही नवजोत सिद्धू पर का उनके पीछे बरद हस्त है उन पर, और जो बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी की कि वो नवजोत सिद्धू उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, और ये सारी फोटो छप रही थी अखबारों में। और निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान के लोग भी नई जो दुल्हन आती है तो उसको देखते हैं ना कि वो दुल्हन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरह से उसके आगे पीछे कौन लोग घूम रहे हैं, किस तरह से बर्ताव उनके साथ हो रहा है। तो ऐसा संदेश दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो चेला टाइप का, एक शिष्य टाइप का उनको रखना चाहते हैं। तो कांग्रेस आलाकमान ने, मेरी जो सूचना है वो ये है कि कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुपचाप बताया कि भैया ऐसा है, आपको चुनाव लड़ना है, आपकी लीडरशिप में चुनाव लड़ना है, आप मुख्यमंत्री, आपको पार्टी ने बनाया है, तो आपको थोड़ा एसेट अपनी तरफ से करना चाहिए, और आपको दिखाना चाहिए कि आप किसी के पिछलग्गू नहीं है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो काम था, ये कांग्रेस आलाकमान ने थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट की ट्रेनिंग दी कांग्रेसी स्टाइल में। मैं ये एक्चुअली साक्षी को भी इधर लाना चाहूंगा। साक्षी, ये जो आला कमान की बात हो रही है कि एक तो कपिल सिब्बल के बयान के बाद एसेंशियली उनके घर के सामने प्रोटेस्ट भी हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा कि पता नहीं है कि पार्टी में डिसीजंस कौन ले रहा है, राइट? और आई थिंक कांग्रेस का अभी तक प्रेसिडेंट चुना ही नहीं है कोई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो एग्जैक्टली आपके हिसाब से कंफ्यूज दिख रही है, या फिर मतलब जैसे उमाकांत जी ने कहा बीजेपी की स्ट्रैटेजी यूज करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश करिए, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको थोड़ा सा इंडिविजुअली देखना चाहूंगी, नॉट बाय व्हाट द मीडिया और या फिर ये जितना भी है बीजेपी उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। ये बात सही है कि उनके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन इंटरिम प्रेसिडेंट जरूर है। कपिल सिब्बल उस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको बल्कि और ज्यादा रिस्पेक्ट उस चीज की करनी चाहिए। और वो ऐसे लीडर हैं जिनको जब सरकार थी तो मंत्री थे, तब तो नहीं उन्होंने इस तरह के वॉइसेस अपने सामने रखे, तब तो नहीं वो ट्वीट करके कुछ बोल देते थे, तब तो नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोल देते थे। जब तक अपोजिशन में पार्टी कोशिश कर सकती थी, उन्होंने राज्यसभा भी भेज दिया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब दिक्कत ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ये तो डेमोक्रेसी है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसका जो ये नाप तोल कर इस्तेमाल किया जा रहा है सीनियर लीडर्स द्वारा, ये किसी का कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। फायदा कर रहे हैं तो अपने ओपोनेंट का, कांग्रेस का ये नुकसान ही कर रहे हैं। अगर इनको लग रहा है कि जी हम लोग बहुत कंसर्न्ड आप तब होंगे पार्टी के लिए। बिल्कुल डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है किसी भी संस्थान में, किसी भी संगठन में, लेकिन दिक्कत क्या है ना, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बेसिक डिफरेंस है डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन का। और डिसिप्लिन में ये नहीं कह रही कि जी सब लोग बहुत ज्यादा उद्दंड हैं या फिर कुछ है। बात यह है कि डेमोक्रेसी के नाम पे कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, वो उनको लगता है कि उनकी डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि वो कहीं पर भी कुछ भी उलझुल बोल सकते हैं, कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं, मीडिया से जब चाहे वो कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं। आप कभी बीजेपी के कोई भी लीडर्स के बारे में बता दीजिए किसी ने इस तरह की बयानबाजी की। जबकि पंजाब में जो फैसला हुआ है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा फैसला है। अब आप उसको कंपेयर करके देख लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी की हिम्मत है इस वक्त आदित्यनाथ को यूपी से हटाने की, जबकि उनके खुद के लीडर्स, खुद के एमएलए ने अपनी कंसर्न्स वॉइस की हैं, वो खुश नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते काम। और आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने अपना आदमी भेजा, नरेंद्र मोदी का ने अपना आदमी भेजा, तो उन्होंने क्या किया योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ? कोशिश ये चल रही थी कि शायद
एक सॉरी, एक छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि एसेंशियली उनके ओपोनेंट्स को ही फायदा हो रहा है, पर एक आई थिंक ये जो बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी का, ये आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में डिसेंट भी होना चाहिए, इंटरनल डिसेंट होना चाहिए। नहीं, डिसेंट होना चाहिए मेघनाथ। मैंने वही कहा शुरुआत में, मैंने कहा था डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डिसेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। डिसेंट के तरीके क्या होते हैं मेघनाथ? आप भी आप एक संस्थान में काम कर रहे हैं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रही, आप एक संस्थान में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं, उसके कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज होती है विच यू फॉलो। कितने बजे आपको आना है, कितने बजे आपको क्या काम करना है, क्या आप बाहर बोल सकते हैं? आप अंदर अपनी इंटरनल मीटिंग में जरूर बहुत सी बातें रखेंगे कि हमको अपने आप को कैसे ग्रो करना चाहिए, इन सारे इश्यूज को हमको कैसे एड्रेस करना चाहिए। बहुत इश्यूज होंगे मेघनाथ। मतलब आपके हिसाब से ये ऐसे ही हो गया कि जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे कोई न्यूज लॉन्ड्री के किसी से प्रॉब्लम है तो मैं जाके उसके बारे में ट्वीट कर दूंगा, तो एग्जैक्टली अब मुझे वो आदमी से बात करना चाहिए इंटरनली, सीईओ से या फिर मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। कंसर्न तभी दिखेगा मेघनाथ अगर आपको अपने संगठन से प्यार है। प्रॉब्लम मैं जो बता रही थी आपको डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के ज्यादातर जो लीडर्स हैं, भले ही बंगाल में उन लोगों के साथ उल्टा ही हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन वैसे उनको जहां पर भी देख लिया जाए, जितने उनके लीडर्स हैं, चाहे वो कितना भी मतलब खुंदक में आ जाते हो, उनको कुछ नहीं मिल रहा, महत्वाकांक्षा उनकी भी है, लेकिन संगठन उनके लिए ज्यादा बड़ा होता है। अब यार लिसनर्स को मैं बताना चाहता हूँ, संगठन बोला, देश नहीं बोला, इसलिए बहुत ज्यादा उछले ना, संगठन की बात कर रही हूँ। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है, हाँ कभी पता चला संगठन को सीधे देश के साथ जोड़ देंगे। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस में जितने लीडर्स हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं सबसे ज्यादा बड़ी, उनके लिए संगठन उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है उनके एक्शंस में। उसका सबसे बड़ा कारण ये दिखाई देता है, जब तक आप पार्टी में, जब तक आप सरकार में थे, सत्ता में थे, तब तक तो आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, तब तक आपकी हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ कुछ बोलने की, तब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल रहे थे कि जी CWC किया जाए। तब आप कैसे उनसे एड्रेस कर रहे थे? आप उनके पास मिलने जाते थे, आप उनसे बात करते थे। आज जब आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सत्ता भी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको साइडलाइन कर दिया गया है। क्यों? बीजेपी में क्या साइडलाइन नहीं किया है सारे सीनियर लीडर्स को? उन लोगों का भी तो मार्गदर्शक मंडल बन रहा है। अब अमरिंदर सिंह वहां जाके करके रहे हैं, क्या उनको अपनी उम्र याद नहीं रह रही है? वो क्या कर रहे हैं? मतलब वो जाकर मिल रहे हैं। अब आप देखिए, जब से उन्होंने छोड़ा अमरिंदर सिंह ने, शुरुआत में मुझे भी लगा कि उनका ह्यूमिलिएशन वाला पोर्शन सही था, जो उन्होंने कहा कि एक सीनियर लीडर का ह्यूमिलिएशन किया है, वो बिल्कुल सही बात है। वो बात उनको अपने इंटरनली एड्रेस करनी चाहिए, ये नहीं कि रिपब्लिक को जाके इंटरव्यू देना चाहिए। जगह जगह वो घूम रहे हैं, तो आपने अपनी सीनियोरिटी कैसे दिखाई? आप अपने एक्शन से अपनी सीनियोरिटी नहीं दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीनियोरिटी अपने एक्शन से नहीं दिखा रहे हैं। स्कूल का बच्चा कि भैया मेरी बात नहीं मानी तो फिर एकदम से पसर गया वहां पे, बिल्कुल उस टाइप से कर रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी आपने। नवजोत सिंह सिद्धू जब भी कोई भी बयान देते हैं, फिर कोई भी डिसीजन देते हैं, ऐसे स्कूल चाइल्ड वाली वाइब्स आती है। बेसिकली यही कहना है कि उनको सीएम नहीं बनाया, जैसे उमाकांत जी ने भी कहा कि उनको सीएम नहीं बनाया तो फिर अपॉइंटमेंट से प्रॉब्लम हो गया। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ फिर से कि उनकी मीटिंग हुई चरणजीत सिंह चन्नी के साथ और उसके बाद कुछ रेजोल्यूशन हुआ, पर उसमें भी उनको और प्रॉब्लम्स दिखाई दिए, तो वो भी अब थोड़ा सा बवाल करने की कतार में इसलिए है। जो मुझे समझ में आ रहा ना मेघनाथ, देखिए पार्टी वो जो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन डिसीजन ले रहा है, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर सीधे सीधे अक्यूज करने का मौका मिलेगा। इतने समय से पार्टी बिना किसी लीडर के चल रही है, किसी ने भी आगे स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश की, जी हम लोग लीड करेंगे, खुद तो बैठ गए हैं साइड में G23 बना के, लीडरशिप को लेना नहीं चाहता। जब तक अगर राहुल गांधी, आप कितना बोल लीजिए, राहुल गांधी जब तक लीडर थे तब तक उन्होंने 3 राज्यों में जीत दिलाई थी कि नहीं दिलाई थी? पंजाब उसमें से था, मध्य प्रदेश तो निकल गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ उसमें से था। उस बीच में कितने सारे गूफअप्स हुए जब से कोई लीडर नहीं है। अब कौन डिसीजन ले रहा है, आप जाके उनसे बात कीजिए। आप डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं है? आपने ऐसा क्या कर दिया इतने समय में, जब तक आपको कितना कुछ दिया गया? आप ऐसी बयानबाजी करते हैं, आप खुले तौर पर जिनके खिलाफ आपके लीडर्स बोल रहे हैं उन लोगों की तारीफ करने बैठ जाते हैं। कितनी बार आप भले कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन बोलता रहूंगा, बोलिए, लेकिन आप जाकर बोलिए ना। ये कौन सा तरीका कि आप ट्विटर पे लिख देंगे या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को बुला के करेंगे? मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन खुद कांग्रेस बताती है अपना, तो आप किसको बता रहे हैं? बिल्कुल साक्षी, और मैं यहाँ पे शार्दुल को भी लाना चाहूंगा। शार्दुल, आप इस क्राइसिस को कैसे देखते हैं? और एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन था, जो कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, स्टेट के इलेक्शंस, मतलब पंजाब की नहीं पर काफी इलेक्शंस आने वाले हैं, और अभी तो हमको पंजाब में अफरा तफरी दिख रही है, पर
उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, काफी जगह पे हो सकता है, क्योंकि नेशनल लीडरशिप में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको। तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से तो कांग्रेस थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में ही लग रहा है कि आगे जाके इलेक्शंस में, जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें उनका कितना ही वैल्यू है और कितनी ही सीट्स मिलेंगे उनको। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मेघनाथ, इसकी कई चीजें हैं और एक दो बातों पे मैं साक्षी से डिफर करता हूँ। पहली बात तो इसके बेस में यह है, देखिए जो सब हो रहा है, नेता केवल और केवल अपना नफा नुकसान देखते हैं। उन बहुत ही कम होते हैं जो आइडियोलॉजी और इस सब से चलते हैं, और वो अधिकतर असफल नेता रहते हैं। भाजपा में स्वराज इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि ये सब बेइज्जती झेलने का परिणाम है, सत्ता में उन्हें भागीदारी मिल रही है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक स्टैंडर्ड पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस एक अलग अलग निहित स्वार्थों को संभालने वाली पार्टी है, और इसलिए चुनाव में नुकसान देखते हुए भी लोग अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उन्हें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। एक और बात, जो ये जीत मिली थी ये राहुल की वजह से नहीं, राहुल के बनिस्पत मिली थी, उनके बावजूद मिल गई, है ना। और जो पब्लिक में ये लोग बात कर रहे हैं, इससे मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। देखिए ये लोग बहुत लंबे समय से कांग्रेस में हैं, और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं यूपीए 2 के टाइम के और उसके बाद के भी, 2014 के चुनावों के बाद भी, कि लोगों को राहुल से अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता। हेमंत बिस्वा शर्मा का तो बहुत मशहूर है कि वो अपॉइंटमेंट ही मांगते रह गए और वो भाजपा में चले गए, और भाजपा में उनके जाने के साथ कांग्रेस के हाथ से नॉर्थ ईस्ट भी निकल गया। है क्या कि चन्नी ने अपने राजनीतिक अनुभव से, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, चन्नी ने अपने राजनीतिक अनुभव से दिखा दिया कि सिद्धू की चुनावी राजनीति में जगह क्या है ना। अच्छा, पंजाब में दलित जनसंख्या 32% से ज्यादा है। आई थिंक सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज दलित हैं वहां पर। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा स्टेप है ये लीडरशिप का। जब तक ये था, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने तक, क्योंकि अमरिंदर सिंह पोल्स में काफी अनपॉपुलर थे, बार बार ओपिनियन पोल्स में आ रहा था कि जितने कारण उमाकांत जी और साक्षी ने बताए कि अमरिंदर सिंह अनपॉपुलर हैं, तो उनका हटना तो निश्चित था, नहीं तो पार्टी हारती, जैसा खबरों में आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो सिद्धू ने किया वो बताता है कि अभी भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप, उसको राजनीति की समझ नहीं है। राहुल और प्रियंका, आप आज की डेट में, आप, मैं, कोई भी, हम कोई जिम्मेदारी किसी जगह लेने जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये जिम्मेदारी आपको क्यों दी जाए। इन दोनों ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है कि ये भारत की मेन ऑपोजिशन पार्टी के सिरमौर हैं, बजाय एक खानदान में पैदा होने के। तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुआंस हैं। अच्छा, एक चीज और, अमरिंदर, ये भी खबर आ रही है कि अमरिंदर नई पार्टी बना सकते हैं। हाँ वही तो, एनडीटीवी में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया जहां पे उन्होंने बोला कि वो रिजाइन करेंगे कांग्रेस से, हाँ, फिलहाल तो उन्होंने किया नहीं है, पर उसमें रिपोर्टर ने पूछा भी कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो पूछा कि आप अमित शाह और डोभाल से मिले, तो फिर वो क्या एंगल था? वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा और फार्म लॉज के बारे में मिले। मैंने पॉइंट क्यों बोला मेघनाथ, आपके सवाल का जवाब देने के लिए। ये समझिए कि देखिए आज की तारीख में जनता में जिस नेता की थोड़ी सी भी पैठ है ना, वो नेता जानता है कि उसका कांग्रेस में कुछ खास भविष्य नहीं है, वो एक सीमा के ऊपर नहीं चढ़ सकता। आप पूरे भारत में देख लीजिए, अपनी लिमिटेड ग्रोथ को देखते हुए जो नेता कांग्रेस से बाहर गए, वो ज्यादा आजादी से और स्वयंभू होकर बड़े नेता बन के उभरे, जिनसे आज नीचे कांग्रेस है। कांग्रेस हमेशा से हर राज्य में ऐसे ही खत्म हुई है। और मैं एक्चुअली यहाँ पर उमाकांत जी को लाना चाहूंगा। और उमाकांत जी, एक और यहाँ पर एक एंगल है आम आदमी पार्टी का। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का, पोल्स में भी बोला गया कि आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे चांसेस है इस बार गवर्नमेंट बनाने के। और केजरीवाल ने मौके पे चौका मार लिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सब इसके बीच में, और उन्होंने 5 प्रॉमिसेस किए हेल्थ को लेकर कि वो अस्पताल बनवाएंगे, वो पिंड क्लिनिक शुरू करेंगे, और ऊपर से वो फ्री इलाज दिलाएंगे, एक्सीडेंटल कवरेज देंगे, और ऊपर से उन्होंने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर देंगे फार्मर्स के लिए। तो इस सब अफरा तफरी में आपको केजरीवाल की क्या भूमिका लगती है? और उनके लीडरशिप पर भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उन्होंने भी कोई सीएम फेस वैसे बताया नहीं है, वो भगवंत मान को साइड में लेके घूमते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसे लीडरशिप का फेस अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है।
केजरीवाल के ही दम पे सब चल रहा है। जी, हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली में नो डाउट बहुत सक्सेस हुई है, और दिल्ली बेसिकली माइग्रेंट्स के देश जो माइग्रेंट्स हैं उनका शहर है दिल्ली। तो इस तरह से दिल्ली में उस तरह की कम्युनिटी लाइफ नहीं है जिस तरह की कम्युनिटी लाइफ पंजाब में है। और पंजाब में देखिए, जो देहात है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है, तो उसकी मतलब पंजाब जो है अर्बन अर्बन शहर नहीं है दिल्ली की तरह। वहाँ कई तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है। वहाँ ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ ये जो माफिया है, ये बहुत ड्रग, ये जो रेत बजरी माफिया, वो बहुत बड़ी समस्या है वहाँ। और दूसरी बात है कि जो एक सेंटिमेंट्स है, जो जो पंजाबियत जिसको कहते हैं, सिख सेंटिमेंट्स, पंजाबियत, ये जो पॉलिटिक्स है उसको हैंडल करने के लिए अभी मुझे लग रहा है कि काफी इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया पिछली 2017 के विधानसभा चुनाव में भी, और उनके काफी एमएलए, वो मेन अपोजिशन पार्टी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेन अपोजिशन पार्टी इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी है। लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कि अभी जो प्रोजेक्शंस, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वो खुद सिख नहीं है, और वहां पर उन्होंने पिछला जो जो एक्सपेरिमेंट किया 2016 15 में 17 में, तो वो एक्सपेरिमेंट उनका सफल नहीं हो पाया। वो जीत के बहुत दूर रह गए, और वो बहुत ज्यादा एक किस्म से कांग्रेस की मदद हो गई उनकी वजह से। तो ऐसा लगता है कि पंजाब में अभी इतना जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि वहां एक फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी खुल करके किसानों के मूवमेंट के साथ नहीं है, और आम आदमी पार्टी के साथ के बारे में एक परसेप्शन, जनरल परसेप्शन है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उनके कई नेताओं को मैं निजी तौर पर जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद जनरल परसेप्शन है कि ये कहीं ना कहीं इनका लव एंड हेट रिलेशनशिप बीजेपी के साथ बना रहता है। कभी कभी ये बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये उन राज्यों में जाते हैं जहां बीजेपी कमजोर है, वहां उन राज्यों में लड़ाई लड़ने जाते हैं ताकि बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। 2017 में ये उत्तर प्रदेश में नहीं गए, ये उत्तराखंड में 2017 में नहीं गए। तो इस तरह का एक, और इसके उसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में ये कहा जाता है कि ये जब आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ और 2000 जो एंटी करप्शन का मूवमेंट दिल्ली में हुआ अन्ना हजारे के आंदोलन में, तो उसको पूरी तरह आरएसएस की बैकिंग थी उसको। तो तब से लेकर के एक परसेप्शन जो है आम आदमी पार्टी के बारे में इस तरह से बना हुआ है। और उन्होंने राज्यसभा में भी जो 2 लोगों को लेके आए, तो उनके बारे में भी बहुत अच्छी धारणा नहीं है। उन्होंने जो प्रशांत भूषण और तमाम तरह के जो योगेंद्र यादव वगैरह जो जमीनी नेता थे, वो सब छोड़ के चले गए उनको। तो ऐसा लगता है कि ये 2 लोग, जैसे बीजेपी में 2 लोग 1 लोग फैसला करते हैं, ऐसी आम आदमी पार्टी भी एक किस्म से अपने एक कोटरी के भीतर काम करती है, और वो कुछ ऐसे नारे उछाल लेती है जैसे बिजली फ्री होगा, पानी फ्री होगा। तो ये जो फ्री पॉलिटिक्स है, इसको भी बहुत ज्यादा लोग स्वीकार नहीं करते हैं। दिल्ली में तो लोगों ने स्वीकार कर लिया, कोई जरूरी नहीं कि इसको यूपी में लोग स्वीकार करें, क्योंकि वहां की समस्या अलग है। उत्तराखंड में भी ये जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी ये फ्री बिजली की बातें फ्री बिजली की बातें कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है उत्तराखंड में कि वहां एसी तो चलते नहीं है ज्यादातर गाँव में, तो लोगों का बिल जो है 100, 150, 200 रुपए आता है। मेरा गाँव भी उत्तराखंड में है, वहां मेरा बिजली का बिल 180 रुपए महीने आता है। तो मुझे 180 रुपए देने में छूट दे करके तो मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर तो नहीं हो जाऊंगा ना। वहां पलायन है, वहां की समस्याएं अलग अलग हैं, प्रत्येक स्टेट की समस्याएं अलग अलग हैं। तो ये कहना कि केवल एक कुछ जुमले उठाने से कोई आपको सपोर्ट कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, एजुकेशन, महिलाओं का जीवन स्तर, लॉ एंड ऑर्डर, आपकी गवर्नेंस। दिल्ली में तो आपके पास कुछ है ही नहीं। दिल्ली में तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास ना लैंड है, ना पुलिस है, कुछ है ही नहीं आपके पास। तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो किस्म से एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट है। वो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था आपका उमाकांत जी, कि बेसिकली दिल्ली का जो पॉलिटिकल टेम्पलेट है, जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने दिल्ली में लिया, वो आप वैसे के वैसे छाप के दूसरे स्टेट्स में नहीं लेके जा सकते। एसेंशियली वहां के प्रॉब्लम्स अलग होंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, पंजाब एक बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, तो और उनके पास अब पुलिस भी आएगी, तो फिर वो एक बहुत ही अलग किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल। शार्दुल, सॉरी साक्षी और शार्दुल, दोनों से आपसे टिप्पणी चाहूंगा। एक तो आम आदमी पार्टी के बारे में, उनके भूमिका के बारे में, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस तो छोड़ ही दो, बीजेपी और फार्म लॉज को लेकर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहे, पंजाब के इलेक्शन में फार्म लॉज कैसे, ये जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या इफेक्ट होगा और क्या फॉल आउट होगा उसका, पॉलिटिकल फॉल आउट?
पंजाब में जैसे आप फार्म लॉज की बात कर रहे हैं, तो देखिए फार्म लॉज की वजह से ही अच्छी खासी कांग्रेस के पास एक, जिसे कहते हैं कि बना हुआ एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार नहीं थी और उन लोगों के लिए बहुत सी चीजें ऐसी थी कि वो अपने लिए सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन हम ये जिस तरह से देख रहे हैं कि उनकी इंटरनल फाइटिंग और जो सब कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बोलते हैं ना कि मतलब कई लोग हैं जो कि कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारते हैं, तो कांग्रेस ढूंढ ढूंढ के कुल्हाड़ी लेकर आती है और अपने पैर को उसके ऊपर जाके मार देती है। तो पंजाब में ये देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि अभी आप ये देख लीजिए कि जितने भी फार्मर्स हैं, जैसे मैंने काफी फार्मर्स प्रोटेस्ट जहां जहां पर भी हुए हैं कवर किए हैं, जो मुझे समझ में आता है ना, अब वो थक गए। और जाहिर सी बात है 10 महीने हो गए हैं, 11वां महीना ये शुरू हो गया है, वो भी चाहते हैं कि अब ये इसका कुछ सोल्यूशन हो, और सोल्यूशन ऐसा जिसको कि वो थोड़ा सा अपनी जीत बता के सामने रख सके। अब आप उनको कितने समय तक बोलेंगे कि जी अभी देखिए यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? पंजाब में किसकी सरकार आएगी तो आपके लिए क्या करेगी? अब एक तरफ पंजाब में अगर हम देखें, हमने अभी आम आदमी पार्टी की बात करी ली है तो उसको मैं ज्यादा टच नहीं करती, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल आप ये देख लीजिए कि शिरोमणि अकाली दल के भी खिलाफ उनके पास इतना क्या है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने तो शुरुआत में उनके लिए भैया हरसिमरत कौर को रिजाइन करवा के दिखा दिया कि भैया हम आपके साथ भी हैं। तो उतना नेगेटिव परसेप्शन जिस पार्टी के खिलाफ वहां पर था, बहुत ज्यादा नेगेटिव, वो तो वहां पर है ही नहीं, जैसे कि बीजेपी। बाकी जितने लोग हैं सब लोगों ने पूरी पूरी कोशिश कर ली। कांग्रेस का अपना अच्छा खासा एक कंपटीशन आम आदमी पार्टी से हो गया है। अब जैसे अभी उमाकांत जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें डिफर करती हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह पे सुना है कि ये जो इनकी आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली वाली जो बात है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है कि सरकार बनाने में इम्पैक्ट पड़ जाए, बट पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट और लोग उसके बारे में बात करते हैं। और जहां पर ये बात हो रही है, जैसे कि अगर बोल रहे हैं कि जी जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां जा रहा है, उत्तराखंड में तो बीजेपी कमजोर नहीं है, वहां तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट फाइट है, वहां पर भी ये लोग चले गए हैं। गुजरात में तो बीजेपी कमजोर नहीं है। 2017 की बात की थी। अच्छा, 2017 की बात है जी। अभी भी जैसे, हाँ अभी भी ये लोग जैसे इसका जो है सामने ऐलान करते हैं। गुजरात में भी ये लोग चले गए हैं, गोवा में ये लोग जा रहे हैं, पंजाब में ये लोग ऑलरेडी इनरोड्स अपनी क्रिएट अच्छी खासी कर चुके हैं कि आज लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में ये बीजेपी को नहीं आने देते हैं। जिस समय पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हार बनाई है, उस समय बहुत बड़ा वैक्यूम पूरी मोदी लहर के बीच में बहुत बड़ा था दिल्ली में क्रिएटेड। कांग्रेस तो नहीं आने वाली थी, तब भी उसने बीजेपी को दूर रखा हुआ, वो भी तब जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है इनके पास। तो इन लोगों की बहुत सी स्कीम्स, और जिसमें कि फ्री बिजली है, ये बहुत लोग कॉपी करते हुए दिखाई देते हैं। और मैंने बंगाल में भी देखा कि ममता बनर्जी भी एक आध दिन की जो पॉलिसीज थी वो वहां पर कॉपी करते हुए दिखाई दे रही थी। तो ऐसा नहीं है कि इनकी चीजों की बात नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि लोग इनको लेना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, फैक्ट यही है, दिल्ली में तो फैक्ट यही है, और यही चीज अब धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी जाएगी। वो लोग जो कि नेशनल लेवल पर बीजेपी को वोट करते हैं, वो क्यों स्टेट इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं? क्योंकि उनको अपना सीएम चाहिए अरविंद केजरीवाल। यस, वहां पर ये इशू जरूर है कि जिस तरह से हमने अभी नाम की बात की, एक चेहरे की बात की, पर ये मुझे लगता है कि हर पार्टी में है। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे, शार्दुल बोल रहे थे, आई अगेन डिफर फ्रॉम हिम ऑन दिस। आपको गांधी परिवार, देखिए ये सारे ना क्रिएटिव नैरेटिव्स हैं, और मैं कभी भी दूसरों के क्रिएटेड नैरेटिव्स में पढ़ना नहीं चाहती। यही बीजेपी बनाना चाहती है, यही गोदी मीडिया बनाती है, और फिर वही बातें हम भी जब बोलने लग जाते हैं तो हम लोग फिर कोई फायदा किसी का नहीं करते, सिर्फ उसी का करते हैं जो कि नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। गांधी परिवार क्या है आप बता दीजिए? बीजेपी में कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है जो आरएसएस से अलग हटके है। आरएसएस क्या है? आरएसएस भी तो परिवार है। ये लोग कौन है? जो लोग बीजेपी में डिसीजन ले रहे हैं कौन है बताइए? अगर अमरिंदर सिंह को प्रॉब्लम हो रही है, हमें नहीं पता कौन डिसीजन ले रहा है, आप बता दीजिए कि बीजेपी में कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो ये कह सके खुले आके, खुले तौर पर, कि जी हमारी पार्टी में कौन डिसीजन ले रहा है हमें नहीं पता। बोल सकता है कोई? किसी की हिम्मत है? आपके सामने बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बोल देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आके किसी के भी इस बारे में आके बोलने की। किसी को नहीं पता क्या कि मोदी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या योगी ने या क्या मोदी ने पब्लिकली कहीं पर इस बात का जाहिर किया? मैं इस डिसिप्लिन की बात कर रही थी दरअसल, जो मैं शुरुआत में कर रही थी। हर पार्टी में ऐसा है। आप बंगाल में देख लीजिए ना, ममता बनर्जी के अलावा दूसरा कौन लीडर है बताइए मुझे? कौन है? कोई फिक्स नहीं है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि ममता बनर्जी ने भी कुछ स्कीम्स जो आम आदमी पार्टी के थे वो कॉपी करके वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिए। और ये ना चीज एक्चुअली आम आदमी पार्टी के बारे में भी बोली जा सकती है, क्योंकि अभी जो हेल्थ आईडी जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है,
वो पहले आम आदमी पार्टी ने वो आइडिया फ्लोट किया था और अभी कुछ पायलट प्रोग्राम्स भी चलाए थे दिल्ली में। तो उनकी जो स्कीम्स है वो काफी हद तक क्योंकि बेसिक नीड्स के बारे में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और बिजली जैसे बेसिक नीड्स के बारे में, तो फिर वो मैं आई थिंक अग्री करता हूँ कि वो काफी पॉपुलर हो भी सकते हैं। शार्दुल, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा, और ये साक्षी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि आरएसएस क्या है, वो तो एक परिवार ही है। तो मैंने एक बहुत ही फनी चीज पढ़ी थी कि कांग्रेस एक परिवार है जिसमें लोग परिवार के साथ रहते हैं, और आरएसएस एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग परिवार छोड़ के एक नया परिवार बना रहे हैं। तो शार्दुल, आपका एक आखिरी टिप्पणी, उसके बाद हम यूपी की तरफ जाएंगे। जी देखिए, वो साक्षी का अपना मत है और सबको अपना मत रखने का अधिकार है। मैं ऑन प्रिंसिपल अपने पर्सनल कभी बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता किसी भी बहस का। पर आम आदमी पार्टी और उससे जुड़ी चीजें देखिए, फिर मैंने कहा नेता केवल और केवल नफा नुकसान देखते हैं, है ना। और जो आपने बात कही, मुझे साक्षी का उदाहरण अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे बेहतर दिया। मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने लिखा था, मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व ना शायद बाजीगर देख रहा है कि जीते जिताए चुनाव को कैसे हार जाए, कुछ स्टाइल मारे कुछ स्टाइल मारे। अब देखिए, आम आदमी पार्टी एक नया दल है और सभी दल अपना प्रभाव और सत्ता बढ़ाना चाहता है। ये कहां तक ठीक है कि लोग भाजपा को हराने के लिए अपने हितों की तिलांजलि देते हैं। कांग्रेस कुछ समय पहले तक सत्ता में थी तो उन्हें तब भी कुछ नहीं मिल रहा था। ये तो राजनीति है, राजनीति में कोई नेकी और त्याग करने के लिए नहीं आता, ये उम्मीद रखना भी गलत है। अच्छा, बाकी सभी पार्टियां भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस का खात्मा चाह रही है, क्योंकि किसी के एवज में तो बढ़ेंगी ना वो। ऐसा तो नहीं कि कोई नया उनका सपोर्ट बेस तैयार हो जाएगा। भाजपा का सपोर्ट बेस पक्का है, क्योंकि अभी वो सत्ता में है, वो अपने बेस को, जो हम काफी बात करते हैं, बेस को लगातार वो सर्व करती रहती है। तो साक्षी ठीक कह रही है। आम आदमी पार्टी का आपने जो पॉइंट उठाया, ममता बनर्जी वाला भी, ये ठीक है कि बिजली और शिक्षा के मुद्दे चुनावी मुख्य धारा में आ रहे हैं और इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जिन ओपिनियन पोल्स को देखते हुए कांग्रेस ने अमरिंदर को हटाया, वही ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि आप चुनाव जीत सकती है। तो आप आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे। कांग्रेस की लीडरशिप हैफेजर्ड है। आपको इन सब बातों से लगेगा कि कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये बात पक्की है कि विपक्ष, चाहे वो किसी भी स्वरूप, कोई भी स्वरूप ले, उसमें कोई भी हो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो एक तरफा नैरेटिव चल रहा है ना, और हम आगे बात भी करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। और कृषि कानूनों की बात, तो किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का प्रभाव आप देखिए कि पंजाब के सभी दल जो किसी भी तरह से रेस में हैं, वो सभी कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। भाजपा का सबसे पुराना साथी दल अकाली दल भी, सैड पार्टी, वो छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इन कानूनों के साथ रहे तो उनका बंटाधार निश्चित है। तो किसान आंदोलन चुनाव पे प्रभाव डालेगा, हाँ। बिजली और शिक्षा के मुद्दे चुनावी मुख्य धारा में आ रहे हैं, हाँ। लेकिन इससे कांग्रेस की लीडरशिप का कुछ नहीं होता। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले मेघनाथ हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी यही सब चल रहा था। और ये होता तब है कि भाई लीडरशिप की बात तब तक नेता सुनते हैं। कोई नेता ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के प्रभाव से बना है। लैंप पोस्ट इलेक्शन अब भाजपा में हो रहे हैं, तो देखिए कैसे कैसे नेता आ रहे हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हितों की रक्षा करते हुए लीडरशिप के साथ चलते हैं, यही पॉलिटिक्स है। हाँ, मैं मानता हूँ आपने शार्दुल, आपने जो कहा कि एक तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन की हमको जरूरत है, पर मैं भी एक्चुअली साक्षी से भी थोड़ा सा अग्री करना चाहूंगा कि एक भाजपा ने जो क्रिएट किया हुआ जो नैरेटिव है, उससे हमको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो सीएम फेस या फिर प्राइम मिनिस्टर फेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही प्रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट है जो यूएस में होता है। यहाँ पर हम पहले पार्टी चुनते हैं और फिर पार्टी जो है वो एक अपना फेस चुनकर उनको सीएम या पीएम बनाती है। आप और हम तो इस बारे में बात करते रहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए और हर जिले के मुद्दे अलग होते हैं भाई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इसी को लेकर मैं ये टॉपिक यहाँ पर खत्म करूंगा और उत्तर प्रदेश की तरफ जाऊंगा। हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है। मैं साक्षी के पास जाऊंगा इसके बारे में। साक्षी, आपने कुछ वीडियोस भी बनाए थे जिसमें आपने वो इंसिडेंट के बारे में भी बात किया जो हमने मेंशन किया। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि क्या हुआ वहां पर? मनीष गुप्ता वाला ना? हाँ, मनीष गुप्ता वाला। हाँ, बैकग्राउंड उसका यही है कि जो उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स थे, दो,
और ये लोग वहां गए हुए थे गोरखपुर, वहां का जो कृष्णा पैलेस होटल है, रूम नंबर 512, उसमें ठहरे हुए थे। और अचानक से ये होता, अब जब इसको सिर्फ आप इस तरह से रिलेट कीजिए मेघनाथ, कि आप कहीं पे जाके ठहरे हुए हैं किसी होटल में, आप एक कमरे के अंदर हैं, और अचानक से रात को 12:30 बजे पुलिस आ जाती है चेकिंग के नाम पर कि जी हम यहाँ पे अपराधियों की चेकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आपको अचानक से, एक तो आपके कमरे में घुस जाती है, आप सो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो आपका कमरा है, उसके बाद आप घुस के उनको बोल रहे हैं कि जी आप अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आधार दिखाइए। तो एक कोई भी शख्स के मुंह से पहली चीज क्या निकलेगी मेघना, कोई भी लॉजिकल बात करेगा वो यही बोलेगा हाँ मतलब क्यों दिखाओ, और या फिर आप ये बोलेंगे कि आपको यही चेक करना है, तो फिर नीचे रिसेप्शन पे तो दिया है हमने, देख लीजिए। जाहिर सी बात नहीं, जस्ट कैन नॉट एंटर एनीबॉडीज प्राइवेट स्पेस एंड रूम। आप पुलिस है तो आप कुछ भी करेंगे। तो वो वहां पे घुस गए, उन्होंने उस शख्स ने सीधे यही बोला, मनीष गुप्ता ने सीधे बोला कि जी आपने नीचे रिसेप्शन पे चेक कर लेते ना आप। इसी बात पे पुलिस वाले, जो उनका वर्जन है, जो उनके दोस्त थे, कि उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की तो यही होता है कि जी पुलिस से जबान लड़ा रहा है, पुलिस से बोलेगा ज्यादा तेरे पर जबान आ रही है, बड़ा हो गया तू, ऐसे करके उन्होंने मारना पीटना शुरू किया। और वो अपनी जो पिस्टल की बट तक से मार रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, एक कमरे में 6 पुलिस वाले हैं और अचानक से एक आदमी इस तरह से गिर जाता है कि फिर उसकी थोड़ी देर बाद डेथ हो जाती है? ऐसा कैसे होता है? जो अच्छा भला अपने कमरे में सो रहा था, पहली बात है तुम उसके कमरे में क्यों गए? संदिग्ध बता रहे हो आप उसको, किस बात का संदिग्ध है? आप कह रहे हो कि ये संदिग्धों के कमरे में गए थे, किस बात के संदिग्ध थे? तीसरी चीज तो बाद में सामने आई है कि वो आदमी उनको ये बता रहा था कि मैं तो योगी का फैन हूँ, और मैं गोरखपुर में उनका जो विकास का काम देखने आया था। तो विकास का काम बहुत बढ़िया से पुलिस ने दिखा दिया उसको। और मनीष गुप्ता और उनके जो दोस्त थे, उन लोगों के साथ मारपिटाई की, थप्पड़ वगैरह मारे, जिसमें से मनीष गुप्ता को ज्यादा चोट आई। उनको फिर उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत और खराब हो गई। तो उन्होंने फिर बाद में बीआरडी में भर्ती कराया। जब तक वो बीआरडी लेकर गए, ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। अब ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही कहा है ना कि उनको पीटा गया, सिर पे, उनके शरीर पर चोट आई। किसी के गिरने से नहीं आ सकता, किसी के सिर्फ ऐसे गिरने से नहीं आ सकता। और आप सस्पेक्ट बता के, किस बात का सस्पेक्ट? मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर को वो करने, मुझे तो मतलब पूरा सीन ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं घर कमरे में घुस के आप वसूली करने आए थे क्या रात के 12:30 बजे? क्या कर रहे थे आप? नहीं, ये एक्चुअली साक्षी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें एक और चीज, पुलिस के दायरे की बात आ जाती है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का दायरा कितना होना चाहिए। यहाँ पे तो गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और आई थिंक वो जो 3 थे, बिल्कुल 3 के नाम एफआईआर में अज्ञात के नाम से डले हुए। और ये भी बोला गया कि वो जो पुलिसमैन थे वो ड्रंक थे, मतलब दारू पीकर आए थे, उनके फ्रेंड्स ने ये एलिगेशन लगाया। एग्जैक्टली। और पुलिस ने उल्टा बोला कि ये लोग ड्रंक थे। नहीं, वो अपने कमरे में ड्रंक हो सकते हैं। पहली चीज ये है कि वो अपने कमरे में ड्रंक हो सकते हैं। वो अपने कमरे में, वो लोग कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। आप आ रहे हैं यूनिफॉर्म में और ये ड्यूटी पर है, आप ड्रंक नहीं हो सकते। उनकी वाइफ ने कहा कि हमने कहा था कि इनका आप अल्कोहल टेस्ट करा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अल्कोहल टेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कराया। और आप फिर इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस ही कर रही है, 3 लोगों को आपने पहले ही भगा दिया, जिनमें से एक सिंह है। अब सब लोग सिंह सरनेम के ऊपर सवाल उठा रहे, क्योंकि वैसे योगी के ऊपर आरोप लगता है ठाकुरवाद के, जैसे वो अखिलेश यादव के ऊपर यादवों को ऊपर बढ़ाने का लगाता है। तो भैया ये सिंह जी कहाँ भाग गए? और 3 लोगों के नाम ऐसे हैं जो कि अज्ञात रखा हुआ है। अगर पुलिस वाले हैं आपके साथ है, वो अज्ञात कैसे हो सकते हैं? जरा बताइए। बिल्कुल। और साक्षी, सॉरी, मैं उमाकांत जी और शार्दुल को भी लाना चाहूंगा यहाँ पर। पर मुझे थोड़ा सा इस पर, एक जगह पे प्राइम मिनिस्टर और योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड लॉ एंड ऑर्डर में, या फिर हमारे यहाँ पे तो अब बहुत लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। और दूसरी तरफ ये ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर ये ये पुलिस गुंडों की तरह ही बिहेव करती है। मतलब एक हमको तो पता ही है, और मुझे ये रिपीट करना भी लगता है कि मतलब थोड़ा सा बासी हो गया है, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक गैंग की तरह बिहेव करती है, एनकाउंटर्स करती है, ये ऐसे घुस जाती है, कार्रवाई करने लगती है। और शार्दुल ने एक और हेडलाइन जो बताई कि 150 लोगों के खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज कर दी है, क्योंकि उन्होंने नाम योगी आदित्यनाथ का नाम पेंट कर दिया। तो एक और उमाकांत जी, सॉरी, एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, मैं वो बताना चाहूंगा। पोटैटो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, और उनका एक प्रोटेस्ट का ये मेथड था कि वो योगी आदित्यनाथ के सीएम के घर के सामने पोटैटोज डंप कर देंगे।
और जी। वो उनका एक प्रोटेस्ट फॉर्म था। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया कि 10,000 फोन्स को टैप करके ये लोगों को ढूंढा जाए और उनको पनिश किया जाए। तो मतलब रिसोर्सेज जो है वो स्टेट के, जो लॉ एंड ऑर्डर के, वो इस पर खर्च हो रहे हैं, और ऊपर से जो पुलिस है वो उसका बिहेवियर तो आपको दिख ही रहा है। उमाकांत जी, आपको इस पर क्या कहना है? जी, देखिए मैं आपको एक बता दूं कि आप थोड़ा सा इस पे इन्वेस्टिगेशन भी कर लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट था, आज से मैं समझे, मैं उसमें कॉलेज में पढ़ता था, 30 साल पुरानी बात है। तो 30-35 साल हो गए होंगे इस बात को। तो एएन मुल्ला साहब एक हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज थे, अरविंद नारायण मुल्ला, जो मुझे उनका पूरा नाम याद आ रहा है। तो उन्होंने एक जजमेंट में, इसी तरह की जजमेंट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पुलिस नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है गुंडों का। ये उन्होंने अपने जजमेंट में, ऑर्डर में लिखा था। और आज की सूरत में ये बदली नहीं है। गाजियाबाद से लेकर के, नोएडा से लेकर के, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, सबसे बड़ा करप्शन माफियाओं के साथ, स्मगलर के साथ, क्रिमिनल के साथ, और जो करप्ट ब्यूरोक्रेट के साथ जो सिंडिकेट है उत्तर प्रदेश में, ऐसा ऐसा इसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका एक प्लॉट कब्जा कर रखा है गाजियाबाद में। वहां एक कोई मंत्री है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका कोई भतीजा प्रॉपर्टी डीलर है, उसने उनका प्लॉट किसी और को बेच दिया, वहां किसी फौजी का घर बन गया। उन्होंने 2 वहां एफआईआर की, पुलिस भी केस रजिस्टर्ड किया। 2 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो 2-2 लाख रुपए खा गए उस जो पार्टी जिसने घर बना लिया वहां, प्रॉपर्टी डीलर से, जो मंत्री का रिश्तेदार है। और वो उन्होंने केस को, मेरे को इसलिए पता था कि मैं उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो हैरत अंगेज खबर है। मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस गुंडों का संगठित गिरोह है। ये अखबार वाले कुछ जो सत्ता से इनकी नजदीकियां होती हैं, जो पुलिस आती है वो पुलिस बिहेव करती है पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बनने का। नेताजी, मंत्री जी ट्रेन से उतर रहे हैं, एयरपोर्ट से उतर रहे हो, ये जो एनसीआर की जो पुलिस है, जो गाजियाबाद और नोएडा की पुलिस है, इनका एक ही काम है कि ये जो दिल्ली में ये सारा इनका जो ऑपरेशन दिल्ली से होता है, मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं तो 150 पुलिस वाले नोएडा और गाजियाबाद से एयरपोर्ट आ जाएंगे। उनको कौन सी सुरक्षा का खतरा है? ये हर राज्य में, ये नहीं कि योगी जी के राज्य में हो रहा है, ये मुलायम सिंह जी के राज में, अखिलेश के राज में 20-25 साल से, वीर बहादुर सिंह के राज में वो भी हमने देखा है, वीर बहादुर सिंह कर रहा। तो ये जो तैनातियां होती हैं, ये जो एनसीआर रीजन में, यहाँ सबसे बड़ा कारोबार, सबसे बड़ी पुलिस की जो इनकम है वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में पुलिस की सबसे बड़ी इनकम होती है। और पुलिस कहां से आ गई? पुलिस को सवाल यह है कि पुलिस जज कहां से बन गई? पुलिस किसी को पकड़ रही है, उससे पैसे खा रही है। ये घर घर की कहानी, आप जाकर के कहीं भी देख लीजिए, और जितनी घटनाएं, जो क्राइम रिकॉर्ड कहीं हो नहीं रहे हैं, और पुलिस जो है, जैसे मैंने बोला कि झोला उठाने का काम करती है सरकार में बैठे लोगों का। और ये जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट जो है धीरे से, ये जब तक लोगों में अवेयरनेस होगी। आज योगी आदित्यनाथ की मैं खबर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल पुलिस वाले हैं उनको पकड़ा जाए, तो 4.5 साल पहले से आप क्या कर रहे थे? आपने ये जो क्रिमिनल से, आज आपको याद आ गया कि उत्तर प्रदेश में गुंडे और क्रिमिनल्स थाने चला रहे हैं? आपको आज याद आ गई इस बात की? तो आज आपको ये सिस्टम बदलने के लिए आपने क्या किया 4.5 साल में? ये जो गुंडा पुलिस उत्तर प्रदेश की, इसको बदलने के लिए क्या काम किया? ये जो आईपीएस ऑफिसर तैनात हो रहे हैं जातियों के आधार पर, ये आपकी सरकार आती है तो जातियां बदल जाती हैं। थानों में जातियों के एक थाने में एक ही जाति के 15-15 लोग तैनात हो रखे हैं, पिछली सरकारों में भी, इस सरकार में भी। तो ये जातियों की सरकार है या ये जनता की सरकार है? सवाल ये है। तो आप जिस तरह से सिस्टम बनाएंगे, जिस तरह से आप सरकार बोएंगे, जिस तरह से आप बीज बोएंगे, जिस तरह की आप राजनीति करेंगे, उसी तरह की आप गवर्नेंस लेके आएंगे। और जब गुंडों को लेकर के, और गुंडा और पुलिस इस तरह का संगठित आप गिरोह करेंगे, और गुंडों के और पुलिस के समर्थन से जब आप सत्ता में आएंगे, तो निश्चित रूप से सत्ता में आकर के आप मेरा साक्षी का या शार्दुल या किसी आपका तो भला नहीं करेंगे ना। गुंडे अगर सत्ता में आएंगे तो सबसे बड़ी बात क्या हुई है, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ? जी मैं एक पॉइंट से बात खत्म कर रहा हूं कि देखिए, पहले क्या होता था कि पहले हम क्या कहते थे, एक बहस करते थे कि अपराधीकरण हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, ऐसा हम कहते थे। लेकिन जब अपराधियों ने देखा कि ये राजनीतिक जो नेता है, ये तो हमारे कारण सत्ता में है, तो वो खुद ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब वो नेताओं को अलग थलग करके, वो जो आज हालत ये है कि इतने क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपीज हैं, पार्लियामेंट में 150 के करीब है जिनके खिलाफ हत्याओं के मुकदमे, रेप के मुकदमे, गुंडागर्दी के मुकदमे। तो ये
ये जो हम ये किधर जा रहे हैं, ये सवाल ये कि ये किस तरह से होगा, ये जब तक ये आम जनता इन चीजों को नहीं करेगी तो ये कानून बना करके ये सब चीजें, ये फार्स मुझे दिख रहा है चारों तरफ। जी, एक शार्दुल की तरफ जाऊंगा, पर इसके पहले मैं एक श्रोताओं को रिमाइंडर भी देना चाहूंगा कि हाथरस में जो गैंगरेप हुआ था उसको अब 1 साल हो चुका है, और वहां पर भी हमको उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बर्ताव था वो दिखाई दिया। जैसे मतलब वो जैसे इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने, जैसे वो ऑनर किलिंग का भी इन्वेस्टिगेशन करने लगे, और ऊपर से जो पीड़ित महिला थी उसका बॉडी भी जलाई गई मिडनाइट को, और बहुत बहुत उसमें वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत प्रॉब्लम्स भी थे। तो जो उमाकांत जी ने कहा कि एक गिरोह की तरह काम करते हैं, वो आई थिंक काफी केसेस में अप्लाई हो सकता है। शार्दुल, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर? आखिरी तो पता नहीं, लेकिन है देखिए, ये मेघनाथ तो अच्छे से जानते हैं, ये पुलिस वाली बात मैं हमेशा देखता हूँ, और साक्षी ने इस घटना के बारे में काफी कुछ बताया, उमाकांत जी ने आपको जो परिवेश चल रहा है उसका बताया। इस घटना से जुड़ी कुछ और चीजें, क्राइम सीन बिल्कुल साफ कर दिया गया, बिल्कुल सफाई हो गई थी उसकी अगले दिन सुबह तक। फिर उसके बाद बयान आ रहे थे पुलिस के आला अधिकारियों के कि पलंग से गिरकर मौत हुई या भगदड़ की वजह से मौत हुई, है ना। और ये मतलब ये कौन सा प्रोसीजर है? एक क्राइम सीन में बहुत से इंटेंजिबल्स हैं, इंटेंजिबल यानी अमूर्त, जो आंखों से देखकर नहीं पहचाने जा सकते, वहां के हालात से महसूस किए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है, उसकी सफाई कर दी गई। हाथरस का एग्जाम्पल आपको अभी मेघनाथ ने दिया कि वो परिवार अभी भी कैद है। इन एक के बाद एक हुई प्रशासन की ना आपराधिक चूकों के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही तय होगी, सारी बात घूमकर यहाँ आती है। एक मिनट के लिए आप देखिए, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर हो सके तो सोच कर देखिएगा। हम इस देश में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जो भी सुन रहा होगा या यहाँ पर जो लोग हैं, और अलग अलग आर्थिक और सामाजिक स्तर के लोगों को जानते ही होंगे। आप अपने आप सोच कर देखिए कि कोई इंसान किस हद तक क्रूर, अहंकारी और राक्षसी हो सकता है कि उसने जरा सी बात पर सामने वाले को इतना मारा कि वो मर गया। हम बहुत तरह के काम करते हैं हम सब, और उन्हें करने से पहले सोचते हैं। आप कल्पना कीजिए इन इंसानों का दिमाग किस हद तक इन चीजों से भरा हुआ है कि उन्हें रत्ती भर भी डर नहीं लगा, संकोच नहीं हुआ, जरा सी दया नहीं आई उसके ऊपर, है ना। और उसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी कैमरे के मामला मत करवाइए, आपको पता नहीं है क्या क्या होता है, सुलह कर लीजिए। मेरी नजर में इसके लिए कोई और परिभाषा नहीं है बजाय इसके कि यह सत्ता के मद में चूर होना है, और आप अपने साथ के नागरिकों को ही चींटी की तरह देखते हैं। हमने असम की बात की थी अभी, असम में भी यही है। तो हवा में एक मतलब विश्वमन मेरे दिमाग में शब्द आ रहा है, जहर घुला हुआ है। कितनी नफरत भर गई है यार लोगों के दिमाग में। और साक्षी ने जो बात कही पुलिस वालों की, आप देखिए पुलिस प्रशासन को यही नहीं पता कि उन्होंने किसे सस्पेंड किया है। मैं नाम बताना चाहता हूं, मेन है एसएचओ जगत नारायण सिंह, ये पहले से मशहूर रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। इनका समय से पहले प्रमोशन हुआ, और इनका शहर में मशहूर नाम है गोरखपुर में नगद नारायण सिंह, सिपाही थे पहले। हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि मठ वाले थाने में पोस्टेड थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है ना। बाकी लोगों के नाम है जो एफआईआर में नाम है, वो है सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा और सब इंस्पेक्टर विजय यादव। 3 पुलिस वाले जो अज्ञात हैं, वो अज्ञात हैं लेकिन वो सस्पेंड भी हैं। और गजब है उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन, जिसे यही नहीं पता कि उन्होंने किसे सस्पेंड किया। इनके नाम है सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और हेड कांस्टेबल प्रसाद कुमार। ये हैं अज्ञात लोग। ये बहुत ही अजीब चीज है नहीं कि जैसे साक्षी ने भी कहा कि मतलब योगी जी के राज में अज्ञात का भी नाम हो गया अब से, वो जैसे नाम बदलने के लिए सोच के देखिए, हम छोटे अज्ञात का नाम बदल दिया। हाँ, मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली बात है, माफी चाहूंगा साक्षी, में बीच में बोल पड़ा। लेकिन मतलब हम चाय पिए, कॉफी पिए यार, दूसरे के लिए बनाए, हम हर बात को सोचते हैं। आपने सामने वाले को केवल ये पूछने पे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, रात का टाइम है, हम कोई आतंकवादी हैं, जान से मार दिया। आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। पर शार्दुल, मैं इसमें एक और बात बताऊं जो हम लोग मतलब ये बिल्कुल भी हाइपोथेसिस नहीं है, ये फैक्ट है, और ये बहुत बिटर ट्रूथ है कि ये तो मीनाक्षी गुप्ता और मनीष गुप्ता हैं। आप बस फर्ज करके देख लीजिए, ये महराज होता या ये मेहरुनिसा होती, अभी यूएपीए लग चुका होता, यही जेएन सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं जो भाग गए हैं, ये हीरो बना दिए जाते, रिवॉर्ड हो चुके होते। यही पूरी जनता जो कि आज थोड़ा सा शायद
थोड़ा सा फील कर रहे हैं, मतलब मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही, मैं जनता की बात कर रही हूँ, नॉर्मल जो कि खबरें देखते हैं और जब उनको दिखाई देता है कि एक मुस्लिम नेम है तो उसको पहले से ही उस आईने से देखने लगते हैं, उस चश्मे से देखने लगते हैं, आज फील कर रहे हैं क्योंकि उनके धर्म का आदमी दिख गया है। मतलब आप हाथरस की बात कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, सिद्दीक कप्पन को सब भूल गए हैं, जो कि सिर्फ वहां पे रिपोर्ट करने गया था। अभी आज ही मैं पढ़ रही थी सिद्दीक कप्पन के बारे में कि उसके बारे में जो उसके पूरा जो चार्जशीट बनाई है, जो उसके पूरा ये जो केस बनाया है पुलिस से, उसमें उन्होंने 36 आर्टिकल सिद्दीक कप्पन के निकाल दिए हैं, जिसमें उन्होंने सीधा ये कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह की रिपोर्टिंग करता है ना, ये मुसलमानों को विक्टिम बताता है और ये मुसलमानों को इंसाइट करने की कोशिश के हिसाब से जर्नलिज्म करता है, ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं करता है। यूपी की सरकार और पुलिस बताएगी कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या होता है, और इसलिए इसके खिलाफ यूएपीए लग जाना चाहिए, क्योंकि ये हिडन एजेंडा चलाता है, वही एजेंडा जो कि पीएफआई का भी है। मतलब आप सोच रहे हैं, मैं पूरे इसको केस को मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अभी तो न्यूज चैनल्स भी धन्य हो, महान है कि कम से कम मनीष गुप्ता की खबर उन्होंने इसलिए दिखा दी क्योंकि उनको दिखाई दे गया नाम क्या है। यही नहीं होता और अगर ये मुसलमान होता या ये दलित होते, ये केस कहीं मीडिया में नहीं आता, इसको दबाने की पूरी कोशिश हो चुकी होती, और कल को मतलब कोई भी एक मुसलमान नाम का कोई एक जर्नलिस्ट ही जाके कवर कर रहा होता तो उसके ऊपर फिर से यूएपी रे लगा देते। ये बिटर मुझे लगता है दबाने की कोशिश तो मुझे नहीं लगता वो करते उसको, और एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है फिर वहां पे। नहीं, यूएपीए देखिए जैसे ही नाम दिख जाता है उसको आप किसी भी संगठन के साथ, सीमी के साथ, पीएफआई के साथ जोड़ दीजिए, बहुत आसान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि कंडीशन वी मेड, हम लोगों ने ये बना दिया है और इसको न्यू नॉर्मल बना दिया और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा कि एक अगर कोई मुसलमान होता है इसमें, तो एक पब्लिक का भी नजरिया उसकी तरफ वही होता है, पहले एक सस्पिशियस नजर से ही देखेंगे कि अरे टेररिज्म, अरे इसीलिए हुआ है। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि हम जनता ने जो नजरिया बनाते हैं, हमने पुलिस को जज और जूरी बना दिया खुद ही। मतलब किसी भी केस में हम बोलते हैं हाँ पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्रिमिनल को नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, आपने लाइसेंस्ड गन वाले लोगों को जज और जूरी बनाना शुरू कर दिया। पुलिस के हाथ में गन है, जिस दिन वो गुंडागर्दी को आपने लाइसेंस देना शुरू कर दिया तो वो यही करेगी, और उसके बाद फिर कोई चश्मा नहीं होता देखने का कि कौन सी धर्म क्यों, कौन सी जाति क्यों, फिर वो सीधे जैसे मॉब होता है ना, मॉब, फिर वो वैसे ही बिहेव करते। दिस इज व्हाट दे हैव डन। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपना मोबाइल दिखाते रह जाइए कि भैया मैं तो भक्त हूँ या फिर मैं तो फलाना आइडियोलॉजी का हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सॉरी एक बात मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल देखिए, स्टेट अगर गुंडागर्दी कर रहा है, स्टेट टेररिज्म कर रहा है, वो ऐसे जर्नलिस्ट को, जो ये जो घटना हाथरस वाली घटना है, वो जर्नलिस्ट है और उस जर्नलिस्ट को आज 1 साल हो गया, उसकी माँ इस बीच मर गई और उसको भी तब भी उसको नहीं दिया गया, उसको छोड़ा नहीं गया। और ये बताइए कि हमारी जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी में उस आदमी को न्याय नहीं गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक वो आदमी चला गया, वो हाई कोर्ट के दरवाजे में दर दर भटका महीनों तक उसके लोग। ये बताइए कि ये हो क्या रहा है, और हमारे सिस्टम में क्या जुडिशरी, जो स्टेट टेररिज्म है, स्टेट जुडिशरी और जो इंडिपेंडेंस है मीडिया की, और जो वाहियात बातें उसको एक रिलीजन विशेष का टारगेट करके उसको बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा जिसको कहते हैं वो की गई। और मुझे लगता है कि ये जुडिशरी किस तरह से मूक दर्शक होकर के चीजें देख रही है, इस पे मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि कोई सो मोटो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन चीजों पर सो मोटो क्या वो एप्लीकेशन देते देते तमाम धक्के खाते खाते उनके लोग और उनके मित्र लोग परेशान हो गए। लेकिन जुडिशरी की तरफ से भी अंधेरा ही अंधेरा हमें दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, इस मुद्दे पर खास तौर पर। जी बिल्कुल शार्दुल, हाँ मेरी बीच में पावर कट हो गया था। मैं इस आखिरी 2 बात कहना चाहता हूँ इस बारे में, अगर आपका मन हो तो उस पर टिप्पणी जरूर करिएगा। देखिए, है ऐसा कि ये जो एनकाउंटर का कल्चर है ना, उसे जो हमारा समाज और प्रशासन भी स्वीकृति दे रहा है बार बार, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये बात अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है, तेलंगाना की अभी देखिए, मंत्री ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि बलात्कार के आरोपियों का एनकाउंटर पक्का है, उन्होंने दिलाया था। इंसान का दिमाग ना हमेशा पैटर्न्स पे चलता है। कोई व्यक्ति जिसे आपने कई बार कोई गलत काम करने की छूट दे दी, वो हर बार फिर आपसे पूछेगा नहीं उस बारे में। ये केवल रोबोट नहीं है, हम पूरा कल्चर को और कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं, जो सबके लिए खतरनाक होगा। और बाकी बातें तो देखिए राजनीतिक परिवेश की और प्रशासन की उन्होंने करी दी, मैं केवल एक इंसानी स्तर पे बात कह रहा हूँ
कि एनकाउंटर का कल्चर जिसे पब्लिक भी स्वीकृति देती है कि इसे मार दो, इसे मत, कानून से या तो सब चलेंगे या वो किसी के लिए नहीं रहेगा अंत तक। अभी या शायद आप अपनी जगह की वजह से, जान पहचान या पैसे की वजह से बच जाएं, लेकिन आप हमेशा बचे नहीं रह सकते क्योंकि कोई कानून पे चल नहीं रहा। शार्दुल, आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैं एक थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा कि आपने कहा कि अगर कानून एक के लिए नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। आपने क्या कहा है, वो लाइन क्या थी आपने जो बोली? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज किसी के लिए कानून, उसका दूसरे तरीके से कह सकते हैं, अगर आज किसी के लिए कानून नहीं है लेकिन वो आप पे फर्क नहीं डाल रहा, वो कल आपके पास भी आ जाएगा। आज आप किसी वजह से रह सकते हैं। वही है ना कि बेसिकली जैसे उमाकांत जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो एक पॉलिटिकल आर्म है। हाँ। वो एक कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो यूज करके अपने ओपोनेंट्स को दबाने का काम करती है, और हर स्टेट में होता है। तो हाँ। पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात आती है कि एग्जैक्टली ये कब खत्म होगा और हमारी पुलिस हमारी रक्षा कब करेगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिसर्च पेपर है, मैं नाम भूल गया उसका, पर ये बताता है कि एसेंशियली अगर आप एक पुलिस ऑफिसर को रास्ते पे देखते हो, राइट, और कोई आपके साथ कोई घटना हुई या फिर ये हुई, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अरे मैं ये आदमी के पास जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी अगर क्राइम की घटना दिखी और पुलिस वाला दिख गया तो लोग भागने लगते हैं दूसरी तरफ। कोई पुलिस के पास जाता नहीं है कि भैया हमारी हेल्प करो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जाएंगे तो उनपे भी कार्रवाई हो सकती है, फंसा देंगे। हाँ। वही फंसा देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे पुलिस बेसिकली लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं है, वो पॉलिटिकल लोगों की रक्षा करने के लिए। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर हमारी चर्चा को खत्म करना चाहूंगा, हमारा समय भी खत्म हो गया है, तो मैं रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़ता हूँ। शार्दुल, आप पहले रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले दे देता हूँ क्योंकि मैं फोन से ज्वाइन किया दोबारा। सबसे पहला तो इस हफ्ते जो न्यूज लॉन्ड्री की टिप्पणी है उसे देखिए, बहुत अच्छी है। जो विदेश विजिट पर प्रधानमंत्री की सब ड्रामा हुआ मीडिया में, उसकी क्या हालत है देखिए, और बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, मैंने एक डॉक्यू सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। जो काफी पहले आ गई थी लेकिन मेरी नजर में अभी आई, I'll Be Gone in the Dark। अमेरिका में एक बहुत प्रोलिफिक सीरियल रेपिस्ट और किलर को पकड़ा गया था, उसको अभी हाल ही में कुछ साल पहले सजा हुई थी। तो कैसे उसका प्रोग्रेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन चला, इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट ने उसे परसू किया। ये हॉटस्टार पे, आई थिंक मैंने हॉटस्टार पे देखा इसको, HBO की डॉक्यूमेंट्री है, राइट? हाँ, आई थिंक सो। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है। बोलो। तो दूसरा ये है। तीसरा, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कल ही आया था, कि ये जो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, पर्यावरण परिवर्तन की वजह से क्या क्या असर पड़ रहे हैं। तो ऑटम लीव्स पे, पतझड़ में जो पत्ते गिरते हैं, उनके रंग और उनकी स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ रहा है, उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है कल का। और चौथा, हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फेक न्यूज की बात करते हैं। एक असली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तकनीक इतनी बढ़ गई है लेकिन हमारे बल्ब और ट्यूबलाइट की उम्र घटती जा रही है, उनमें कुछ इजाफा नहीं हो रहा। ये एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वेरिटासियम पर इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है। वेरिटासियम एक साइंस चैनल है, उसे देखिए और समझिए कि आपके पास तकनीक से जितने अच्छे बल्ब हो सकते हैं वो क्यों नहीं आते, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करती है अपने हितों के लिए, आपके लिए नहीं। बिल्कुल। साक्षी, आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगी, कुछ प्रमोट करना चाहेंगे? हाँ, एक तो मैं जरूर 1232 किलोमीटर्स को करना चाहूंगी। उसकी हिंदी में भी बुक आ गई है, इंग्लिश में पहले आ चुकी है, हापर कॉलिंस की इंग्लिश में, हिंदी में राजकमल प्रकाशन की। और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना हमको। हाँ, मैं बताती हूँ। और डिज्नी हॉटस्टार VIP पर इसकी डॉक्यूमेंट्री आप देख भी सकते हैं। बेसिकली ये पिछले साल जो लॉकडाउन के समय जितने माइग्रेंट लेबरर्स पैदल चल रहे थे, तो हम लोगों ने तो सिर्फ छोटी छोटी तस्वीरें जो न्यूज चैनल्स पर दिख रही थी, 5-10 मिनट की फुटेज, किसी किसी की हमने जो बाइट्स हैं वो सब सुने थे। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है जो कि गाजियाबाद से 7 माइग्रेंट लेबरर्स साइकिल पर बिहार के सहरसा तक जाते हैं। द टोटल डिस्टेंस इज 1232 किलोमीटर्स। ये उन लोगों की पूरी जर्नी है 9 दिन की, और उनकी जर्नी में क्या क्या दिक्कतें हुई उस समय पे अब आप याद करके देखिए कि सब कुछ बंद था
और पुलिस कहीं पर भी मिलती थी तो पिटाई कर देती थी। पुलिस के डर से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे लोग, कोई किसी की मदद भी नहीं कर पा रहा था, कहीं खाने को नहीं होता था, कहीं सोने को कोई जगह नहीं मिलती थी। ये कैसे पहुंचे हैं, तो ये है। और इसमें गुलजार साहब ने लिरिक्स लिखे हैं इसके अंदर, जो एक आध बहुत ही बढ़िया इमोशनल टचिंग सॉन्ग है। विशाल भारद्वाज जी ने उसका म्यूजिक दिया है। और मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि आई थिंक आगे चल के कभी भी किसी को अगर बताना हो कि आखिर वो लॉकडाउन था क्या, ये एकमात्र डॉक्यूमेंट्री है जो कि आने वाली सदियों तक बताती रहेगी कि क्या हुआ था उस वक्त देश में। इसके अलावा मैं, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम आ रहे हैं, मेरे घर में खुद इस वक्त एग्जाम का सीजन चल रहा है, तो मैं स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी, मेरा पर्सनली फेवरेट कोटा फैक्ट्री मुझे बहुत पसंद था। उसका सीजन 1 पहले आया था और अभी सीजन 2 उसका आया है नेटफ्लिक्स पर। वो एक बार जरूर देखें, थोड़ा सा टाइम निकाल के। मतलब वो आपकी जितनी भी टेंशन है, अगर आप थोड़े बहुत प्रेशर में भी हैं, वो सब आपका खत्म कर देगा। मुझे लगता है वो जीतू भैया जैसा एक टीचर सबकी लाइफ में होना चाहिए एग्जाम टाइम के दौरान। और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है एक्चुअली, बहुत बढ़िया कैरेक्टर, मतलब ऐसा ऐसा टीचर जरूर होना चाहिए किसी के भी पास। मतलब मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है कोई एक रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर हो जिनको इन्होंने, जिनसे इंस्पायर होके इन्होंने शायद उस कैरेक्टर को बनाया। बहुत ही बढ़िया है कोटा फैक्ट्री। एंड उसकी खासियत ये भी है कि कोटा फैक्ट्री वाज द फर्स्ट ओटीटी मतलब सीरीज आप कह सकते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसको जरूर देखा जाए। और एक बस थोड़ी पुरानी है, आई थिंक अमेज़न पे है, मैंने देखी थी, तो मैं हमेशा सबको रेकमेंड करती हूँ, हिटलर्स प्रोपेगेंडा मशीन जरूर देखिए। बहुत सी चीजें आपको आज होते हुए लगेंगी कि ये तो, अरे ये तो उस समय भी हुआ था, तो आप समझ जाएंगे कि प्रोपेगेंडा क्या होता है और किस तरह से वो मशीनरी बिल्ड की जाती है। बिल्कुल। उमाकांत जी, आपके रिकमेंडेशंस? जी, मेरे बहुत ज्यादा तो मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन हमारे प्रेस क्लब में 16 तारीख सितंबर को हम लोगों ने प्रेस क्लब इंडिया में एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में बड़ा अद्भुत, वो पहला अपनी तरह का, वो प्रेस क्लब इंडिया में पहली तरह का प्रोग्राम था। मतलब मैं कहूँगा दूसरी बार हुआ ये, सॉरी 2007 में हुआ था, लेकिन वो आधा अधूरा प्रोग्राम था। एक 1857 की जो क्रांति थी, गदर जिसको, जो क्रांति थी हमारे आजादी के आंदोलन की, जो अनसक्सेसफुल क्रांति थी, वो 1857 अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें जो हमारे भारत के एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था मोहम्मद अली बाकर। और इनको अंग्रेजों ने तोप के आगे बांध करके उड़ा दिया था, तोप से उड़ा दिया था, और इनके शरीर के चिथड़े हो गए थे। और ये वहीं की कहानी है, चांदनी चौक की, जहां हम लोग दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं। तो ये जो कहानी, तो ये एक मासूम मुरादाबादी एक जर्नलिस्ट है, उर्दू के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्होंने किताब लिखी इस पर, ये जो शहीद मौलवी बाकर पर। और हमने क्या किया कि एक फंक्शन किया, और उनकी याद में, उनको याद करते हुए फंक्शन किया। और हमने 16 सितंबर को तय किया है कि हर साल 16 सितंबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उनको याद किया जाएगा। और हम लोगों ने ये भी कहा कि देखिए, उनकी याद में हम दो पत्रकारों को, एक फीमेल महिला पत्रकार को और एक जेंट्स पत्रकार को अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सम्मानित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया करेगा। इस साल से हमने उसकी शुरुआत की। हालांकि अवार्ड हमने इस बार नहीं दिया, किसी ने उसको स्पॉन्सर किया, क्योंकि हमने कोई ज्यूरी नहीं बनाई थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को, जो जर्नलिज्म के लोगों को जितनी बड़ी, उनको पता ही नहीं है कि एक ऐसा क्रांतिकारी उर्दू पत्रकार भारतवर्ष में हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस समय किस तरह से उन्होंने क्या लिखा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों ने उनको करके तोप से उड़ाया। तो वो तो मुझे लगता है कि फांसी से भी ज्यादा खतरनाक थी। और जब सबसे बड़ी बात है कि उनको 14 तारीख को पकड़ा गया, और 16 तारीख को उसी दिन उनको ट्रायल किया गया, और उसी दिन उनको मौत की सजा दी गई। तो मौत की सजा, फांसी भी हो सकती थी, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तोप से उड़ाने का मतलब था कि कितना जघन्य और कितना क्रूर जो है उनको सजा दी गई। तो ये मासूम मुरादाबादी की जो पुस्तक है, 1857 की क्रांति और उर्दू पत्रकारिता, तो ये मैंने ये पुस्तक मुझे उन्होंने भेंट की। और उसके बाद मैंने देखा कि हालांकि ये तो इन्होंने जो एक सेमिनार में जो चीजें हुई थी उसको संग्रह किया, थोड़ा बहुत रिसर्च किया, लेकिन मौलाना बाकर साहब को की याद में कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। और ये बताइए कि जिसने अपनी जान दे दी, उसको उड़ा दिया तोप से उस जमाने में, तो
ये जो है ये एक बहुत ही क्रूरता, मुझे मेरा दिल दहल गया है सारी चीजें पढ़ी में, और मैंने फिर नेट पे भी थोड़ा सर्च किया उनके बारे में। तो ये मुझे लग रहा है कि इसने मेरे दिल को छुआ, इसलिए मैंने यहाँ उसकी चर्चा की है। बिल्कुल, थैंक यू। मेरे रिकमेंडेशंस थोड़े से 2 हफ्ते हो गए तो काफी जमा भी हो गए थे। मैंने जोजी जोसेफ की किताब उठाई थी, मैंने पिछले चर्चा में भी बोला था, तो वो खत्म कर लिया। बहुत ही बढ़िया किताब है, मैं बहुत ही हाईली रेकमेंड करूंगा वो पढ़िए। और स्पेशली क्योंकि आज हमने पुलिस के बारे में बात की, तो आप वो अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इन्फॉर्मेंट नेटवर्क कैसे काम करता है और कैसे पुलिस लोगों के खिलाफ केसेस बनाती है, फेक केसेस, और कैसे बर्ताव करती है, उसके बारे में पूरा खुलासा किया है। वो जरूर पढ़िए। एक मैं वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा, जुनून अ स्टेज फॉर थिएटर, एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मुंबई लोकल विद वरुण ग्रोवर नाम का एक वीडियो है। ये 1 घंटे 40 मिनट का एक लेक्चर है एक्चुअली वरुण ग्रोवर का, कि कॉमेडी एज डिसेंट पे, कि कॉमेडी क्या रोल प्ले करता है डिसेंट पे। बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, और वरुण ग्रोवर है तो आपको एकदम 1 घंटा 40 मिनट तक पकड़ के रखते हैं, तो जरूर देखिए। दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री अभी Amazon पर आई है, द जायंट बीस्ट दैट इज द ग्लोबल इकोनॉमी। मैं आपको अगर याद होगा, बिग शॉर्ट नाम की एक मूवी थी जिसको आई थिंक ऑस्कर नॉमिनेटेड भी थी। उनके मेकर्स ने एक ग्लोबल इकोनॉमी पे सीरीज बनाई है, डॉक्यू सीरीज। बहुत ही फनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो जरूर देखिए। और आखिरी में एक गेम रेकमेंड करूंगा, मैंने अभी टिम्बरबॉर्न नाम का एक अर्ली एक्सेस गेम है, उसको खरीदा और वो मैं ऑब्सेसिवली प्ले कर रहा हूँ। मतलब काफी साल हो गए कि इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ वो एक हाथ गेम में। तो टिम्बरबॉर्न एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी गेम है। अगर आपको सिम सिटी जैसे सिटी बिल्डर्स अच्छे लगते हैं तो जरूर जरूर वो ट्राई कीजिए। इसी से मैं अपने गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और अपने श्रोताओं को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करना है तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। साक्षी जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का काम आप सपोर्ट कीजिए, उमाकांत जी जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, और पत्रकारिता को आप जगाए रखिए। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा बहुत फेवरेट प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है इनका। यूट्यूब पर मैं ज्यादातर शोज हमेशा देखती हूँ, इनकी रिपोर्ट्स में हमेशा फॉलो करती हूँ। इनके कुछ रिपोर्टर्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बड़ी टीम नहीं होगी आई एम श्योर, लेकिन एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, उम्दा काम, और कोई ऐड नहीं लेते हैं, तो सिर्फ आप ही के पैसे पर भरोसा करते हैं। इसलिए इनको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू साक्षी। थैंक यू साक्षी। थैंक यू उमाकांत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।